सबों को गुड मॉर्निंग और स्पेशल झारखंडी लोगों को झारखंडी जोहार। तो आज हम लोग का नागपुरी का दूसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग नागपुरी का एज ए इंट्रोडक्शन देखे हैं कि भाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, बोली क्या है, इस सब को देख चुके हैं। तो आज हम लोग मेनली हम लोग का टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग का JSSC CGL और हम लोग का जो कंपलसरी किया गया है। नागपुरी भाषा हम लोग के लिए कंपलसरी किया गया है झारखंडी लोगों के लिए, कि जो स्थानीय लोग हैं झारखंड का, उन लोगों के लिए एक भाषा कंपलसरी किया गया है। वो कोई भी भाषा है, नागपुरी या आपका खोरठा है, वो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें से नागपुरी भी एक हम लोग का कंपलसरी है। सो हम लोग नागपुरी को आज डायरेक्ट देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और हम लोग का जितना भी झारखंड में जो भी आने वाला एग्ज़ाम है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, और स्कोरिंग है। ये जो लैंग्वेज है वो स्कोरिंग है मेनली। अगर लैंग्वेज पेपर में आप लोग अच्छा कीजिएगा तो ये मेंस में आप लोग का जो फाइनल होगा उसमें ये नंबर इसका जुड़ेगा और इसी से मेरिट बनेगा। और सिलेक्शन का मेन कारण यही बनने वाला है, नागपुरी लैंग्वेज। तो हम लोग का देखते हैं, हम लोग का पहला टॉपिक है नागपुरी में, ये टॉपिक है ध्वनि विचार। तो ध्वनि में मेनली हम लोग आज विचार करेंगे कि नागपुरी ध्वनि में, और हम लोग नागपुरी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का स्थानीय बोली में बात करेंगे। सो हम लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि स्थानीय भाषा में बात करेंगे तो, और इससे बेटर होगा आप लोग सीख जाइएगा जल्दी, नागपुरी बोलने भी सीख जाइएगा और समझ भी जाइएगा। तो आज हम लोग का टॉपिक है ध्वनि विचार। तो ध्वनि विचार कहे कर मतलब का होला, जैसे ध्वनि, जैसे अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ भी बात कर रहा हूँ, जो मेरा मुख से निकल रहा है वो ध्वनि है, वो ध्वनि विचार कहा गया, उसको ध्वनि कहा गया है। ध्वनि में होता है सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि। सार्थक ध्वनि उसको व्यक्त ध्वनि कहा जाता है, और जो निरर्थक ध्वनि होता है उसको अव्यक्त ध्वनि कहा जाता है। सार्थक ध्वनि कहने का मतलब कि उसका वैसा शब्द जो मीनिंगफुल होता है, जिसका कोई मतलब निकल के आता है। और निरर्थक ध्वनि कहने का मतलब वैसा शब्द आप बोल रहे हैं, वो चीज़ बोल रहे हैं या जो निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगफुल नहीं होता है, उसे अव्यक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे मैं जो बात बोल रहा हूँ वो मेरे सार्थक शब्द हो गया, यानी मैं कुछ व्यक्त करना चाहता हूँ और व्यक्त कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। और जैसे कोई जीव जंतु है, जो जीव जंतु है वो अपने, जैसे कोई चिड़िया है तो वो लोग, उन लोगों का अपना सांकेतिक भाषा है, लेकिन हम लोगों के लिए वो अव्यक्त है, निरर्थक है, हम लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को निरर्थक ध्वनि बोलेंगे। ठीक है, तो निरर्थक और सार्थक आई होप आप लोग समझ गए हैं। तो देखते हैं हम लोग निरर्थक और सार्थक क्या है। सृष्टि में जड़ और चेतन से निकले वाला हर किस्म कर आवाज़ के ध्वनि कहा जाए। मतलब जो बोले वही चीज़ है, जो लिखा हुआ है सारा चीज़ जो बोले हैं उसको रिपीट इसलिए पढ़ देते हैं यहाँ, ताकि आप लोगों को लिखने में या पढ़ने में आसानी हो। तो सृष्टि में जड़ और चेतन से निकले वाला हर किस्म कर आवाज़ के ध्वनि कहल जाएला। कहने का मतलब है कि सृष्टि में जो हम लोग का पृथ्वी में जितने प्रकार का भी हम लोग बात करते हैं, कुछ भी आवाज़ निकल रहा है, सारा चीज़ को ध्वनि कहा गया। ठीक है, ध्वनि है। इसमें हम लोग देखेंगे, शब्द को भी कवर करते चलेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, सृष्टि और जड़, ये और हिंदी में और दूसरा लिखा जाता है, हम लोग का नागपुरी में इस तरह से लिखा जाता है। देखिए, ये और हो गया, और ये हिंदी में ये हो गया। ठीक है, ये नागपुरी और ये हिंदी। कोनोवे प्राणी कर मुंह से निकले वाला ध्वनि दुई किस्म कर होला। दुई किस्म कहने का मतलब कोई भी प्राणी का मुख से जो निकलता है ध्वनि वो दो प्रकार का होता है, उसी को दो किस्म बोला है। किस्म यानी प्रकार, किस्म यानी प्रकार, किस्म यानी प्रकार, दुई किस्म कर होला, एक सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक जिसका मतलब होता है, निरर्थक जिसका मतलब नहीं होता है। सार्थक को ही व्यक्त ध्वनि कहा जाता है, निरर्थक को अव्यक्त ध्वनि कहा जाता है। तो जो सार्थक ध्वनि है
वो हम लोग का विचार विनिमय करने का एक माध्यम है। जो व्यक्त ध्वनि है जिसको सार्थक भी कहा जाता है, वही हम लोग का विचार विनिमय करने का एक माध्यम है, जिसके तहत हम लोग अपने वाणी के मीनिंगफुल वाणी के द्वारा किसी भी चीज़ को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। अगर आपको भूख लगा हो तो आप बोलिएगा, किसी अपने मम्मी को बोलिएगा कि मुझे भूख लगा है, ठीक है। तो ये आप उस शब्द का विचार किए जिसका मीनिंग है, ठीक है। उसको जो आदमी है अगला है वो समझ जाएगा, वो जो आप बोल रहे हैं उसको समझ जाएगा, तो वो सार्थक हो गया। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप लोग उसे समझ रहे हैं, तो ये सार्थक है। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ आप लोग समझ नहीं, तो निरर्थक हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो यही सार्थक है और ये निरर्थक है। सार्थक ध्वनि चाहे व्यक्त ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। निरर्थक चाहे अव्यक्त ध्वनि। अव्यक्त ध्वनि आदमी मनक मुंह से निकले वाला ध्वनि व्यक्त ध्वनि। आदमी मनक मुंह से निकले वाला व्यक्त ध्वनि। और चरई चिंगुन जानवर मनक मुंह से निकले वाला अव्यक्त ध्वनि। जितना भी जानवर सब है उन लोगों का मुख से निकल रहा है तो उसे अव्यक्त ध्वनि कहा गया है, ठीक है। इसी को चरई चिंगुन बोला गया है, यानी चिड़िया सब का बात किया गया है। चरई चिंगुन यानी चिड़िया। उसके बाद व्यक्त ध्वनि के हैं विचार विनिमय कर साधन कहल जाएला, जेकर संबंध भाषा से आहे। ई चलते भाषा शास्त्र में ध्वनि कर माने उ व्यक्त ध्वनि से होएला। तो भाषा शास्त्र से, ठीक है। जो विचार, जैसे कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी मैं आप लोगों के सामने कुछ बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए विचार विनिमय का एक माध्यम है। दो लोग आपस में बात करते हैं, उन दोनों लोगों में आपस में विचार विमर्श होता है, किसके माध्यम से? भाषा शास्त्र के माध्यम से, वो भी सार्थक ध्वनि के माध्यम से, जिसका कुछ मीनिंग होता है, तब जाके ये बोलता है तो ये समझ लेता है, ये बोलता है तो ये समझ लेता है, ठीक है। इस तरीक़ा से वो सार्थक ध्वनि हो जाता है। तो हम लोग का ये व्यक्त ध्वनि के है विचार विनिमय का साधन कहल जाला, ये हो गया, ठीक है। भाषा ध्वनि कर संबंध खाली भाषा से होएला। जो भाषा ध्वनि है उसका संबंध केवल भाषा से है ना, जो भाषा है उससे है। उसका आगे देखते हैं, खुदे भाषा शब्द भाष धातु से बन है। ये भाष धातु जो है, भाष धातु खुद संस्कृत का भाष धातु से, संस्कृत का भाष धातु है, उसी भाष धातु से संबंध रखता है हम लोग का नागपुरी, ठीक है। क्योंकि हिंदी जो भाष धातु से उसका निर्माण हुआ है, जैसे हिंदी का हुआ, हिंदी में जो भी वर्ण है क ख ग घ अंग ये सब, वो हम लोग का सेम टू सेम हम लोग का ये नागपुरी में भी है। तो ये भी भाष धातु से संबंध रखता है। भाष धातु, भाष का खुद ही, भाष का मतलब ही होता है कि बोलने का सेंस आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। उकर अर्थ होएला भाषण चाहे बोलेक। जो हम लोग का भाष धातु से बन है, उकर मतलब होएला कि भाषण चाहे बोलेक, यानी आप कुछ बोल रहे हैं, किसी के सामने स्पीच दे रहे हैं, या बोलेक, जो बोल रहे हैं उसी को बोला गया है, ठीक है। तो भाषा ध्वनि कर संबंध खाली भाषा से होएला। खुदे भाषा शब्द जे भाष धातु से बन है, उकर अर्थ होएला भाषण चाहे बोलेक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका अर्थ ही होता है भाष धातु का भाषण चाहे बोलेक। एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम लोग का ये नीचे है, नागपुरी में जे भाषा शब्द प्रचलित है वो भाष धातु से संबंध राखेला, भाष धातु से संबंध राखेला और स्थानीय प्रचलन कर कारण भाषा कहलाएला। जैसे भाष धातु है, भाष धातु का संबंध संस्कृत से लिया गया है, उसी से हम लोग का मगधी हुआ, खड़ी बोली हुआ, इन सब का भाषा बना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो नागपुरी है, इसलिए भाष धातु से संबंध रखता है बोला गया है, क्योंकि जिसका हिंदी का क ख ग जो वर्ण है और नागपुरी का जो वर्ण है वो मिलता जुलता है, और केवल थोड़ा सा इसमें बोलने का ध्वनि का जो माध्यम है वो केवल डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है, ठीक है। तो भाषा ध्वनि लिखित, जो भाषा ध्वनि है, जो हम लोग का ये भाषा ध्वनि है, लिखित और जो उच्चरित है, जो लिखते हैं और जो मुंह से बोलते हैं, वो उसका सबसे छोटा इकाई है ध्वनि, ठीक है।
सबसे छोटा इकाई है भाषा ध्वनि। एग्जाम में पूछ सकता है कि जो उच्चारित और लिखित कर रूप में जो स्वतंत्र लघुत्तम इकाई है वो कौन है या क्या है, तो उसको पूछेगा तो आप लोग बोल दीजिएगा कि ध्वनि विचार है, ध्वनि विचार। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। जैसे होयला, होयला का मतलब होता है, होयला का मतलब होता है, ठीक है, होयला होता है। बाकी तो सारा चीज़ हम लोग का जितना भी है यहाँ वर्ड मीनिंग अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए एक अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें नागपुरी टू हिंदी कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं ध्वनि विचार के बारे में। अब हम लोग देखते हैं नागपुरी भाषा में ही जो ध्वनि विचार है, ध्वनि विचार में ही उसका जो परंपरागत विचार है, यानी जो आर्य लोग का भाषा संस्कृत से जो शब्द मिलता है उन सभी चीज़ों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि परंपरागत ध्वनि समूह क्या है। तो परंपरागत ध्वनि समूह, परंपरागत कहने का कि ट्रेडिशनल, जो पहले से ही जो पहले था और अभी भी वही है, उसमें बस थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, उसको अभी हिंदी और हम लोग का नागपुरी में सेम टू सेम वैसे ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा चीज़ स्वर है, व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, इन सब चीज़ों में कौन कौन सा वर्ण आता है और स्वर आता है उसको देखते हैं। तो हम लोग का जैसे आर्य लोग आए और आर्य लोगों का जो भाषा था वो संस्कृत था, और संस्कृत जो भाषा था वो देवों की भाषा है, ठीक है। सब बोला गया है कि संस्कृत जो है देवों का भाषा है, और जो आर्य लोग थे भगवान को सबसे ऊपर रखते थे, उसके बाद अपने आप को रखते थे, भगवान के बाद वो लोग अपने आप को समझते थे, ठीक है। तो उन लोगों का भाषा था संस्कृत, और वही संस्कृत से हम लोग का जो ध्वनि लिया गया है, जैसे मगधी हो गया, हम लोग का खड़ी बोली हो गया, तो इन सभी चीज़ में जो भाष धातु से लिया गया है उस पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा स्वर और वर्ण कौन कौन सा है। तो मेनली हम लोग देखते हैं नागपुरी ध्वनि समझे के लिए हमरे के आर्य भाषा कर ध्वनि यानी वर्ण के समझे जरूरी है। यानी नागपुरी भाषा का जो हम लोग वर्ण को समझना है तो हम लोग को सबसे पहले जो आर्य भाषा का जो वर्ण है उसको समझना पड़ेगा। तो आर्य लोग का जो भाषा था संस्कृत, उसमें टोटल जो था 52 था, ठीक है, टोटल 52 ध्वनि समूह था, टोटल वैदिक भाषा में 52 ध्वनि समूह था। अब वैदिक कहने का मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। वैदिक कहने का मतलब जिस समय वेद का रचना हुआ, अभी 1500 ईसा पूर्व का बात हो रहा है, जब हम लोग का ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का जब रचना हुआ उस काल को वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है, वैदिक। तो उसी को बोला गया है इसमें नागपुरी ध्वनि मनक जन्म वैदिक ध्वनि मनक परंपरा से हुई है। यानी जो संस्कृत में जब लिखा गया ऋग्वेद को, सबसे पहला उसी को लिखा गया था ऋग्वेद को, तो उस समय का ही जो परंपरागत ध्वनि समूह है जो उस समय यूज किया जाता था वर्ण के रूप में, वो अभी भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी को कहा गया है परंपरागत ध्वनि समूह। तो वैदिक भाषा में 52 ध्वनि मन है, यानी 52 ध्वनि मन है, यानी 52 ध्वनि है। तो 52 कौन कौन सा है? 52 में 13 जो है हम लोग का स्वर है, स्वर ध्वनि है, और 39 जो है 39 है हम लोग का व्यंजन ध्वनि है, ठीक है, व्यंजन ध्वनि मना है। तो जो स्वर ध्वनि मन है वो कौन कौन सा है? अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, ए, री, बड़ी री, तो ए, औ, ठीक है, ये हम लोग का 13 है। तो मूल स्वर है। अब हम लोग का ये स्वर हो गया, अब व्यंजन हो गया। व्यंजन टोटल 39 है। एग्जाम में पूछ सकता है कि वैदिक भाषा में 52 ध्वनि समूह है, तो उसमें से स्वर कितना है? तो स्वर हम लोग का 13 हो जाएगा और व्यंजन 39 हो जाएगा। तो एक एक देखते हैं, स्वर और व्यंजन को देखते हैं, ठीक है। तो स्वर क्या है? स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि है, स्वर ध्वनि हम लोग का उसको 2 कैटेगरी किया गया है स्वर ध्वनि को। पहला है हम लोग का मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर कहने का मतलब
मूल स्वर उसको बोला गया है जो किसी अन्य जो दो स्वरों के मिलने से नहीं बना है, यानी वो एक अकेला ही है। जैसे दो स्वर मिल के अगर कोई दूसरा स्वर बन गया है तो उसको बोला गया है हम लोग का यहाँ संयुक्त स्वर, ठीक है। और जो मूल स्वर है वो एक अकेला है, वो किसी से नहीं मिल के नहीं बना है, ठीक है। तो मूल स्वर उसी को कहा गया है। मूल स्वर में अ, आ, ई, उ, री, बड़ी री और लिरी है, ठीक है। और संयुक्त स्वर में ए, औ, ए और औ है, ठीक है। तो ये जो ए है ये हम लोग का दो स्वरों के मिलने से बना है। अ और बड़ी ई के मिलने से ए बना है, अ और छोटी ई के मिलने से अ बना है, ठीक है। आ और औ के मिलने से औ बना है। तो इसीलिए इसको संयुक्त स्वर बोला गया है। मूल स्वर और संयुक्त स्वर में बांटा गया है। अब व्यंजन में है, व्यंजन में हम लोग का अंतस्थ क्या है, उष्ण क्या है, ये सारा चीज़ देखेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, और हम लोग का संघोष क्या है, महाप्राण क्या है, ये सारा चीज़ अभी हम लोग इसमें व्यंजन में देखेंगे। तो ये हम लोग का स्वर ध्वनि हो गया। तो टोटल हम लोग का स्वर हिंदी में हम लोग का हिंदी बोल रहे हैं जो नागपुरी है उसमें हम लोग का स्वर मेनली ये 13 का 13 देख लिए। ये वाला जो नागपुरी में वैदिक भाषा का ध्वनि में है ये 13, यहाँ गिनिएगा तो 13 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब इसी तरह इस 39 व्यंजन को देखेंगे हम लोग। स्वर ध्वनि देख लें। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि में हम लोग का था 13 स्वर था, ठीक है। अभी हम लोग टोटल देखेंगे 39 व्यंजन को देखेंगे। तो 39 व्यंजन को देखते हैं। उन व्यंजन में हम लोग का है स्पर्श व्यंजन है, हम लोग का अंतस्थ व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि ये, और महासंघोष है, ठीक है। संघोष अल्प प्राण महाप्राण देखेंगे, उस समय हम लोग महासंघोष को देख लेंगे, ठीक है। जो ये संघोष महाप्राण है, थोड़ा सा मिस्टर्न हो गया, संघोष महाप्राण है, इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण देखेंगे उस समय महाप्राण को देख लेंगे। तो मेनली हम लोग का 39 व्यंजन है। 39 व्यंजन में हम लोग का जो स्पर्श व्यंजन है, यानी स्पर्श व्यंजन कहने का मतलब कि वैसा व्यंजन जिसको उच्चारण करने में हम लोग का मुख का कोई ना कोई अंग काम करता है, यानी टच होता है। जैसे क ख बोलते हैं, कोई ना कोई जो अंग है वो कंठ, मूर्धन्य, तालु, ओष्ठ का, ये हम लोग का कहीं ना कहीं टच होता है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन हो गया। अब हम लोग का अंतस्थ व्यंजन कहने का मतलब जो हम लोग का अंदर से निकल रहा है अंतस्थ व्यंजन में, जैसे ई, र, ल बोलते हैं, ये हम लोग का अंतस्थ व्यंजन हो गया। अब उष्ण व्यंजन देखते हैं। उष्ण व्यंजन कहने का मतलब कुछ वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने में मुख से थोड़ा सा गर्माहट निकलता है। गर्माहट कहने का मतलब थोड़ा सा उष्ण लगता है, जो हम लोग का उष्ण पानी होता है ना, उस तरीके से थोड़ा सा गर्मी का फीलिंग आता है। गर्मी कहने का मतलब इन द सेंस थोड़ा सा हीट टाइप का लगता है, जो हम लोग का महसूस होता है, थोड़ा सा उष्ण महसूस होता है मेनली, ठीक है। तो उसी को उष्ण कहा गया है। ये उष्ण व्यंजन, जैसे हम लोग कोई चीज़ का उच्चारण करते हैं, स बोलते हैं, अब ऐसे करिएगा, स बोलिएगा, थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा गर्म फील होगा, ठीक है, उष्ण फील होगा। तो उसी को उष्ण व्यंजन कहा गया है। उष्ण व्यंजन या उष्ण व्यंजन दोनों बोल सकते हैं। ये उष्ण व्यंजन हो गया। उष्ण व्यंजन 3 है। संघोष महाप्राण, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि संघोष महाप्राण नागपुरी भाषा में कितना है। तो संघोष महाप्राण नागपुरी भाषा में 1 है, ह। ये महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण देखेंगे तो उस समय संघोष महाप्राण क्लियर हो जाएगा। संस्कृत भाषा का ध्वनि, संस्कृत भाषा का ध्वनि, इसमें भाषा जो लिख रहे हैं, भाषा नागपुरी में ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। यही वाला स का यूज किया जाता है। कुछ ऐसा व्यंजन है जिसका नागपुरी में यूज नहीं होता है, उसको आगे बताते हैं कि कौन कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसका यूज नहीं किया जाता है, लिखने और बोलने में भी नहीं किया जाता है। तो वैदिक ध्वनि संस्कृत काल में थोड़ा बहुत बदलाव कर बाद स्वीकार कर लेल गेलक। यानी जो वैदिक ध्वनि था, जो हम लोग का संस्कृत का वैदिक जो 52 ध्वनि मन है, वो ध्वनि मन में कुछ चेंजेस किया गया है, यानी कुछ बदलाव किया गया है, ठीक है।
तो उस बदलाव का रूप को अभी हम लोग हिंदी और नागपुरी में ऐसे यूज कर रहे हैं। तो वो कौन कौन सा बदलाव है वैदिक ध्वनिमन का, ठीक है। वैदिक ध्वनि कितना है, 52 है, 13 स्वर है और 39 व्यंजन है। उसमें से मूल जो व्यंजन है उसको मूल स्वर में बांटा गया है और संयुक्त स्वर में बांटा गया है। अब हम लोग का ये व्यंजन देख रहे हैं, ठीक है। व्यंजन को 4 बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संघोष महाप्राण, ठीक है। तो अब हम लोग का ये संस्कृत भाषा का ध्वनिमन है। तो जो वैदिक ध्वनिमन है उसको उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो कौन चीज़ है जिसके बदलाव किया गया है, जैसे नीचे दिख रहा है ना, ठीक है। ये पहले देखिए, पहले ईसन रहे, ये पहले ई जो लाइन लिखे हैं पहले ईसन रहे, कहने का मतलब पहले उस तरह से वैदिक जो वैदिक भाषा है उस समय इस तरह से था। अब हम लोग इसको इस तरह से यूज करते हैं। तो देखिए कौन कौन सा है, पहले ईसन रहे यानी पहले उस तरह से था, री बड़ी री था, ठीक है। पहले इसको यूज करते थे ये हम लोग का वैदिक ध्वनि में, वैदिक ध्वनि संस्कृत काल में, ठीक है। तो अब हम लोग अब ईसन आए, मतलब अब हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, री और री इस तरह से यूज करते हैं इसको, ठीक है। देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बोला जाएगा कि जो संस्कृत वैदिक संस्कृत काल था उसमें से कौन कौन सा व्यंजन या स्वर को बदला गया है, उसका बदला हुआ रूप को अभी यूज किया जा रहा है नागपुरी भाषा में। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और जो हिंदी में, ये हिंदी में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि पहले संस्कृत काल में किस तरह यूज होते रहे, कैसन यूज होते रहे संस्कृत काल में वैदिक ध्वनि माने कैसन यूज होते रहे, और एखन किस तरह से यूज होते, वो कौन कौन है कहें, इस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये नहीं कि आप लोग को हिंदी में क्लियर नहीं पूछेगा कौन कौन था संस्कृत काल में, ठीक है। तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, एकदम प्योर पूछा जाएगा नागपुरी में। अब देखिए ये हम लोग का स्वर्ण वर्ण है, स्वर्ण वर्ण हम लोग का अ आ ई उ ए औ है, ठीक है। ये हम लोग का स्वर वर्ण है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसको ए औ री, ये जो है ए और री, ये हम नागपुरी भाषा में लिखने में यूज नहीं होता है, ठीक है। जो ए और री है ना, इसका लिखने में यूज नहीं होता है। जैसे स है, अब पेट कटा स है, ये सब का यूज नहीं होता है। तो मेनली अभी इस तीनों को देख लीजिए कि ए और री, इसका यूज नहीं होता है नागपुरी में लिखे में, ठीक है। इसको इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, लिखे में। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए अब नागपुरी का जो स्वर ध्वनि है उसमें से कुछ ऐसा स्वर और व्यंजन है, उसका यूज हम लोग को नागपुरी में लिखने या बोलने में नहीं करते हैं। तो वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अयोगवाह एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ लिख भी दिए हैं, ठीक है। तो अयोगवाह क्या है, और पूछ दिया हम लोग का एग्जाम में कि अयोगवाह से का समझीला, रौरे मन अयोगवाह से का समझीला। तो इकर हमें जवाब देख पड़ी कि अयोगवाह ना तो सुपट स्वर है के और ना तो सुपट व्यंजन, इस तरह से हम लोग का उसका जवाब देना होगा। कहने का मतलब है कि अयोगवाह वह उसको कहा जाता है जो पूरी तरह से ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, उसे अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा है, तो अयोगवाह हम लोग का नागपुरी में 2 है, अ में अनुस्वर और अ, ठीक है। अ में अनुस्वर और अ, ये अयोगवाह है। इसका हम लोग ना सही पूरी तरीके से इसको हम लोग स्वर नहीं कह सकते हैं, ना ही व्यंजन कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसे अयोगवाह बोला गया है। तो हम लोग का नागपुरी में अयोगवाह 2 है, ये अ और अ, ठीक है। अयोगवाह ध्वनि है कहें काले की, ना तो सुपट स्वर वर्ण है कहें और ना ही व्यंजन वर्ण। सुपट कहने का मतलब एग्जैक्ट का बात कर रहा है, ठीक है। नागपुरी में ई लखे मूल स्वर, नागपुरी में ई लखे मूल स्वर 7 है, ठीक है। हम लोग जिससे पहले भी देख चुके हैं कि हम मूल स्वर के बारे में। तो मूल स्वर हम लोग का अ आ ई उ ए औ है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोग का मूल स्वर हो गया नागपुरी का मूल स्वर ध्वनि है। ये मूल स्वर ध्वनि, स्वर को ये स्वर और व्यंजन हम लोग जब वर्ण देखेंगे उस समय विचार करेंगे, लेकिन अभी मूल स्वर ध्वनि स्वर को ध्वनि को ध्यान दीजिएगा। मूल स्वर ध्वनि हम लोग का अ आ ई उ ए औ है, ठीक है।
तो हम लोग का व्यंजन ध्वनि देखते हैं। व्यंजन ध्वनि कहने का मतलब व्यंजन ध्वनि क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ यही है, इसी को हम लोग व्यंजन ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा व्यंजन ध्वनि यहाँ है। ठीक है, क ख ग पूरा यहाँ है। अब व्यंजन वर्ण कर मानक रूप में कुछ ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसका यूज हम लोग नागपुरी में लिखने या बोलने में नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हम लोग का न है, स है, पेट कटा स है, अक्ष है, त्र है और स्र। इन सभी चीज़ों का हम लोग यूज नहीं करते हैं नागपुरी में लिखने या बोलने में, तो इसको ध्यान देना है। इसीलिए भाषा नागपुरी में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब क्लियर हुआ, क्योंकि हम लोग नागपुरी में इस वाले स का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस तरह से भाषा लिखा जाता है। तो ये हम लोग का स्वर जो ध्वनि है, नागपुरी का जो स्वर ध्वनि है, ये कंप्लीट हो गया। हम लोग वैदिक काल से देखे हैं। वैदिक काल जो हम लोग का जिस समय से आर्य लोग आए और संस्कृत भाषा वो लोग जानते थे, और संस्कृत को उत्तर वैदिक और दक्षिणी प्रचार हुआ संस्कृत का। उसके बाद वेदों का रचना हुआ, इसलिए उसे वैदिक काल कहा गया है। ठीक है, वैदिक जो संस्कृत है उसे देवों का भाषा, देवों का वाणी कहा जाता है। और इसी तरह हम लोग का इसमें 52 व्यंजन ध्वनियाँ हैं। वैदिक संस्कृत में हम लोग का 52 ध्वनियाँ हैं, उसमें से 13 स्वर है। और हम लोग का 13 स्वर में से उसको 2 कैटेगरी किया गया है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। उसके बाद व्यंजन 39 है, उस व्यंजन को 4 भाग में बांटा गया है। उन चारों भाग को हम लोग देख लिए कि हम लोग का संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन, उष्ण व्यंजन, महासंघोष, ये स्पर्श व्यंजन हम लोग देख लिए हैं चारों को व्यंजन को। ठीक है, तो हम लोग का अब नागपुरी भाषा का जो ध्वनि विचार था ये हम लोग का समाप्त हो गया है। इसके बाद देखेंगे हम लोग नागपुरी भाषा में वर्ण का विचार करेंगे कि स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण कितना है, इन सारा चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का ध्वनि विचार ख़त्म हुआ। सो हम लोग इसके बाद वर्ण में विचार करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।